अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स 2021 फर्स्ट ईयर का पेपर उसका सेक्शन सी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था और आज हम सेक्शन सी को ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। चलते हैं लेक्चर की तरफ डायरेक्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, ये दो चीजें प्रूफ करने को बोला गया है हमें। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। इनको प्रूफ करने का बोला गया, बहुत इजी है। कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये हमारे वेक्टर्स हैं दो, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। बिल्कुल जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी इसी तरह ड्रॉ करें, क्योंकि अक्सर ग्राफ्स में और वेक्टर्स में ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि उन्हें समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले क्या चीज ड्रॉ करनी है, फिर क्या चीज, स्टेप्स उन्हें समझ नहीं आते। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझे। ये एंगल है इसका, और ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और प्रीवियस वीडियोस में अगर आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरी वीडियो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे जो है उसको समझें, उसको देखें जाके, और आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आया ये, तो ये हमारा जो नया जो यहाँ वेक्टर बना प्रोजेक्शन से, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसको मैंने समझाया था वो टॉर्च की एग्जांपल से भी, अगर आप में से किसी ने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ जो चीजें मैंने समझाई हैं वही यहाँ वर्डिंग्स में लिखी हुई है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए के मैग्नीट्यूड को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके कोसाइन ऑफ एंगल से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो आगे चलते हैं मैथमेटिकली, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दिस एज, जो जो बात यहाँ वर्डिंग में बोली गई है वही यहाँ मैथमेटिकली लिखी गई है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये जो बी और ये छोटा सा ए लिखा हुआ है ये बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, where b on a represents the projection of vector b on the vector a. Now let's consider the dot product ba. We know that b dot a equals to b dot ab. ये ab again यहाँ शो कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b को, और आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो नया वेक्टर बना है बेसिकली वेक्टर ए ही हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको बी ए कॉस थीटा बन गया। अच्छा, ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई जब किया, मतलब सॉरी इक्वेट करके लिखा, क्योंकि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। कंपेयर करके जब हमने इसको लिखा, ए बी कॉस थीटा आया, इधर बी ए कॉस थीटा आया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और हमारे पास जस्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए बचा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे इसकी तरफ। अच्छा, इसका ग्राफ थोड़ा समझने का, आई मीन वेक्टर्स जो इसके बनेंगे वो थोड़ा समझने का। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ये तीसरा वेक्टर, तीन वेक्टर्स है हमारे पास टोटल्स में। एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है आपका, और ये ओ पॉइंट है, मतलब ओरिजिन है जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर बना है, अच्छा यहाँ मैं डिफरेंट कलर से शो करूंगा, जो प्रोजेक्शन होंगी वो ब्लू से शो होगी, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो मैंने इसको और प्रोमिनेंट कलर से रेड से शो किया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका रिजल्टेंट है, ये बेसिकली रिजल्टेंट है बी प्लस सी हो रहा है ये, तो उससे ये वेक्टर बना है रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ये जो वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ब्लू से, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का अगेन कॉन्सेप्ट मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझाया था
ये बी का पोजीशन वेक्टर है जिसको हम यहाँ नीचे लाए, और ये क्यों लाते हैं? ताकि हम अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकें। सिमिलरली ये सी का पोजीशन वेक्टर है जिसको हम आगे लाए, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। और ये क्या बना है? ये हमारा बना है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, ये सी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। और सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ये बनेगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल बन गया। ये हमारी चीजें यहाँ कंप्लीट हो गई। और ये क्योंकि प्रोजेक्शन जब हमने बनाई थी तो ये यहाँ प्रोजेक्शन बनेगी, जैसे इधर बनी थी ये ए बी बना था, तो ये सी है, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। और सिमिलरली ये जो आगे प्रोजेक्शन बनेगी ये बनेगी सी ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए, सी ए और आर ए दोनों का प्रोडक्ट। तो अगेन जो सारी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं वही यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखी गई हैं। कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी, ड्रॉ देयर प्रोजेक्शन, ऑब्टेन ये रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरह ऑब्टेन किया। उसके बाद ये प्रोजेक्शंस वगैरह ड्रॉ की हमने। अच्छा, यहाँ ज्यादा कुछ ऐसी नहीं है, सिर्फ आपने अगर ये वेक्टर सही से ड्रॉ कर लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। कैलकुलेशंस कोई इतनी हार्ड नहीं है। कैलकुलेशंस में ये है कि लेफ्ट हैंड साइड हम अपनी यही रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ अगर देखें तो इसको सबसे पहले स्टेप में इक्वल लेंगे हम। जो अगर आप ग्राफ देखें ए और ओ आर ए यहाँ है, ये जो वेक्टर बन रहा है ओ आर ए के इक्वल लेंगे इस ए को, ओ आर ए के सॉरी ए और ओ आर ए का प्रोडक्ट लेंगे हम। ये राइट हैंड साइड हमारी चलेगी। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है ओ आर ए की, इन दोनों के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बराबर होगी सी ए आर ए और ओ सी ए। यहाँ अगर आप इसको देखें सी ए मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए और प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑन ए, इन दोनों के प्रोडक्ट प्लस ओ सी ए इसके बराबर होगी। तो जस्ट इसको आप या तो जहन में बिठा लें, या फिर अगर आपको ये ग्राफ तो ये तो वेक्टर्स तो आपको सबसे पहले सही बनाना है, और अगर वेक्टर से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब सिंपली हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया दोनों से, और मल्टीप्लाई करा के जो हमारी वैल्यू आई, सिर्फ आपको यहाँ एक ही वैल्यू याद रखनी है कि जब ये ओ आर ए हो रहा है तो ये जो वैल्यू जो बराबर आ रही है सी ए आर ए के प्लस ओ सी ए के, सिर्फ ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद क्या करना है कि ये जो दो वैल्यूज आई है ना, एक ये वाली वैल्यू एक ए बी के बराबर है ए डॉट बी के, और ये बराबर है ए डॉट सी के। वही किया हमने, एनालाइज द डायग्राम, ए डॉट बी के बराबर ये आ गई और ए डॉट सी के बराबर ये आ गई। जब हम इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो ये बीच में प्लस की साइन ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमारी वैल्यू आ गई इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अच्छा, यहाँ हमें न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद लैपलेस करेक्शन, जो न्यूटन्स फॉर्मूला में लैपलेस ने करेक्शन की थी। अच्छा, साउंड वेव्स, सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला देखते हैं। साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स व्हिच प्रोपगेट थ्रू अ कंप्रेसिबल मीडियम। साउंड वेव्स एक कंप्रेशनल टाइप ऑफ वेव्स हैं जो कि किसी कंप्रेसिबल मीडियम में प्रोपगेट करती हैं, मतलब ट्रेवल करती हैं। इफ कंप्रेसिबल मीडियम हैज अ बल्क मॉड्यूलस, उसके अंदर अगर एक बल्क मॉड्यूलस जो कि हम बी से डिनोट करते हैं वो होगा, और डेंसिटी जो कि हम रॉ से डिनोट करते हैं, तो जो स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर होगी उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, v इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल बी जो कि बल्क मॉड्यूलस है डिवाइडेड बाय रॉ जो कि डेंसिटी है। सिंपली इस तरह लिख दिया जाएगा इसको। अच्छा, b की यहाँ वैल्यू सिर्फ दी हुई है कि ये वैल्यू होती है b की, विच इज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन v, मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, न्यूटन का फॉर्मूला तो ये है सिंपली, और यहाँ जस्ट v की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। अच्छा, न्यूटन का फॉर्मूला है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड करता है। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि लैपलेस ने क्या करेक्शन की थी। न्यूटन के फॉर्मूले की अजम्पशन थी कि द गैस इज अ परफेक्ट लिक्विड। परफेक्ट लिक्विड है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विच मीन्स इट हैज नो विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी।
इसका मतलब है कि उसके अंदर विस्कोसिटी भी नहीं है और थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं है, मतलब हीट ना अंदर आती है उसके ना बाहर जाती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लेप्लेस करेक्शन क्या उसने करेक्ट किया? However, in sound waves, the wave motion is so rapid and the heat conductivity is so low that there is sufficient time for the heat to be conducted. ये कह रहे हैं कि मोशन इतना रैपिड होता है लेकिन फिर भी सफिशिएंट टाइम होता है हीट कंडक्टिविटी के लिए। For such cases, the bulk modulus of gas is R times the pressure of gas. मतलब R into P, बल्क मॉड्यूलस B जो है वो R into P के बराबर होगा, ये कह रहे हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बन जाएगी RP, ये B की जगह हमने RP पुट कर दिया इस इक्वेशन में। बस ये थी लैप्लेस करेक्शन सिंपली। अच्छा, इफ वी यूज द आइडियल गैस इक्वेशन, अगर इसको आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हम मजीद मॉडिफाई करना चाहें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू अंडर रूट स्मॉल r कैपिटल R T अपॉन कैपिटल M। सिंपल है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको लिखना पड़े, अगर पूछा गया आपसे आइडियल गैस इक्वेशन मतलब उसकी फाइनली ये कंडीशन बना है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, वैसे आप कर ही लें क्योंकि एक स्टेप ही ज्यादा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है इतना। बाकी ये है सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, ना कैलकुलेशन है इस तरह की, सिर्फ एक यहाँ बी की वैल्यू हमने जस्ट पुट की और करेक्शन हो गई। अच्छा, यहाँ हमें अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करनी है। सबसे पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये रे डायग्राम है सिंपल। इस रे डायग्राम को समझने के लिए इतना समझेंगे, इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव, एक को कहते हैं आई पीस। जो आई से करीब होता है वो आई पीस होता है। अच्छा, जो अब ये काम इस तरह करता है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ऑब्जेक्टिव में, ये इमेज जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इमेज बन रही है इसकी, तो ये एक्ट करती है एज अ ऑब्जेक्ट दूसरे लेंस के लिए। इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, और यहाँ अल्फा की वैल्यू होती है ओपी अपॉन डी। डी यहाँ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन है, और ओपी, ओपी का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो शो कर रहा है आई प्राइम क्यू प्राइम से, ये इसको शो कर रहा है, और अपॉन डी, मेरे एरो पर आप गौर करिएगा। अच्छा, इसको अब सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा की हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में अगर पुट करें तो ये डी से डी कैंसिल, हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा आई प्राइम क्यू प्राइम अपॉन ओ पी। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको जो नेक्स्ट स्टेप किया है ना उसमें सिर्फ ये किया है कि आई क्यू से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई भी करा है आई क्यू से और डिवाइड भी करा है। आई क्यू यहाँ मल्टीप्लाई में आया और नीचे डिवाइड में भी। तो हम इस तरह अक्सर करते हैं जब हमें कोई और रिलेशन लगानी हो या कुछ और किसी से इक्वेट कराना हो किसी भी चीज को। तो द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव L1, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इस तरह निकलेगा आई क्यू अपॉन ओ पी, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी तरह निकलता है मैग्निफिकेशन। तो क्यू अपॉन पी से हम डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को सिंपली, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस निकलेगा आई प्राइम क्यू प्राइम अपॉन आई क्यू। अगेन इसका जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसकी इमेज है पहले वाले की, पहले वाले लेंस की, वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है दूसरे लेंस के लिए। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू m1 इंटू m2, मतलब इनको जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा फाइनल m निकल आएगा। अभी हमने m1 और m2 की अलग अलग रिलेशन निकाली है। अच्छा, इधर आई पीस एक्ट कर रहा है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्नीफाइंग पावर हम इस तरह लिख सकते हैं d अपॉन f2 प्लस 1, और ये वैल्यूज जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये हमारी m1 की वैल्यू निकल गई, और अच्छा m1 की वैल्यू निकली थी हमारी q अपॉन p, और m2 की इस तरह वैल्यू निकली है d अपॉन f2 प्लस 1। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कराएंगे
दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो हमारा फाइनल रिलेशन कुछ इस तरह बनेगा, Q अपॉन P इंटू D अपॉन F2+1। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है वो जस्ट आउटसाइड द फोकस है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे P इज इक्वल टू F1, और जो हमारी इमेज है वो वेरी क्लोज टू आई पीस है, आई पीस से क्लोज है, तो वो कुछ इस तरह की रिलेशन बन जाएगी। इन रिलेशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जस्ट इसको लिख लें, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये जो क्यू एक्स लिखा हुआ है आप इस तरह ऑब्जेक्ट के लिए F1 और Q मतलब इमेज के लिए आपने ये L लिख दिया। अच्छा, यहाँ जो L है वो है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, आईपीस और ऑब्जेक्टिव के जो बीच का डिस्टेंस है, which is also called length of microscope, इसको length of microscope भी कहते हैं। Hence magnifying power of compound microscope is found to be, magnifying power क्या निकल के आएगी, इन्हीं वैल्यूज में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पुट किए, Q की जगह L आ जाएगा और P की जगह F1 आ जाएगा, तो हमारी बाकी तो ये ब्रैकेट सेम रहेगा, सिंपली हमने इस तरह पुट कर दी। अब इसको करने का सिंपल तरीका यही है कि आप ये वैल्यूज ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना कि मैग्निफिकेशन का बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, उसके बाद तो जस्ट सिंपल उन्हीं में हमें कैलकुलेशंस करनी है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस तरह की डेरिवेशन की, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं मिसहैप्स हो जाते हैं इसमें, जब आप ग्राफ से वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे तो अक्सर क्योंकि इतनी वैल्यूज हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। Diffraction grating is an optical component that consists of a large number of equally spaced parallel slits or lines. It is used to separate light into its components, wavelengths, by causing diffraction of light waves as they pass through the narrow slit or reflect off the closely spaced lines. एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें इक्वली स्पेस स्लिट्स या पैरेलल लाइंस होती हैं और ये यूज की जाती हैं टू सेपरेट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ्स, लाइट को उसके वेवलेंथ के कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। और हमें यहाँ निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से हम वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं लाइट की। तो टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहले ये स्टेप्स लिखे हुए हैं इसके, सबसे पहले हमने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन निकालना है, which is the angle at which the diffracted light waves are observed. This angle depends on spacing between the grating lines and wavelength of the light. और इसका फॉर्मूला जो गिवन है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का वो है d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। और यहाँ d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, m क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं इसे। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसमें भी लिख सकते हैं। वंस वी हैव मेजर्ड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एक दफा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन निकल गया तो हम इस फॉर्मूले की मदद से आराम से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको लैम्डा मतलब वेवलेंथ की, लैम्डा के लिए हम इसको इंडिपेंडेंट कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। जस्ट किया क्या है यहाँ पे कि m वहां डिवाइड में चला गया, ये देखें अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये हमारा लैम्डा का फॉर्मूला बन गया। अगर हमें ऑर्डर पता हो इसका तो हम आराम से वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑर्डर ये m ही है। अच्छा, ये नेक्स्ट है हमारे पास टू बॉडीज कनेक्टेड ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये मैंने बहुत डिटेल में पूरा समझाया हुआ है और फिर एक दफा समझाता हूँ। इसमें दो बॉडीज हैं, फ्रिक्शनलेस पुली से कनेक्ट हैं वर्टिकली, और m1 m2 इनके मैसेज हैं। ये इसकी थ्योरी है जो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ। अगर आपको मजीद डिटेल में समझना है तो आपको उसी वीडियो में जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं सरसरी तौर पर इसको समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ हमने क्या लेट किया था कि m1 ग्रेटर है m2 से, तभी वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है।
और एक्सेलरेशन और टेंशन हमें इसकी निकालनी है। तो पहले हम बॉडी ए का कंसीडर करके उसकी फोर्सेस निकालेंगे कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। उस पर एक तो उसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि mg है, और टेंशन एक्ट कर रही है। तो इसकी हमने जो इक्वेशन बनाई वो कुछ इस तरह बनेगी, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और बॉडी बी को कंसीडर करके हम करेंगे तो उसमें भी यही दोनों फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन इसकी इक्वेशन डिफरेंट बनेगी क्योंकि एक अपवर्ड मूव कर रही है तो दूसरी डाउनवर्ड कर रही थी। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनी। ये दो इक्वेशन जब हमारे पास आ जाएंगी तो कैलकुलेट करेंगे हम ए और टी। तो ए कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। जब हमने ऐड कराया और फिर ए को कॉमन लिया इधर, तो जस्ट ए को फिर अकेला करके हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। और टी मालूम करने के लिए हम इन दोनों को टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टी की वैल्यू भी इन्हीं दोनों इक्वेशंस की मदद से होंगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करा देंगे, वैल्यूज लिखी हमने डिवीजन में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद टी को हम यहाँ सबसे पहले तो कॉमन लिया हमने, उसके बाद टी को अकेला करके और टी की रिलेशन आ गई। तो बस इसमें समझने की यही चीज है कि दो इक्वेशंस कैसे बनानी है, उसके बाद ए की वैल्यू निकालने के लिए ऐड करना है, टी की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल की। रेंज का ये फॉर्मूला होता है और हाइट का ये, अगेन इसके भी लेक्चर में ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इसको डिटेल में समझने के लिए लेक्चर को ही आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, रेंज का, ये रेंज का ग्राफ है। रेंज होता क्या है, ये सारी चीजें ग्राफिक्स की मदद से ऑलरेडी वहां समझाई हुई है मैंने। आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और कब निकलता है, जब x इक्वल टू आर हो जाए और y कॉम्पोनेंट 0 के इक्वल हो। और हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन से x की और r की ये वैल्यूज हैं, और इनको सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो कुछ इस तरह की हमारे पास वैल्यूज आई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v नॉट x एंड v नॉट y फ्रॉम इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं ये प्रीवियसली किसी ना किसी चीजों से निकली हैं, जैसे कि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट थे, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सारे आपको 4-5 जितने भी थे वो आपको सारे लाइन वाइज समझने पड़ेंगे, तभी आपको एक दूसरे से जो कनेक्शन है इनके वो समझ आएंगे, और तभी बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक या दो पूछी गई हैं, तो इनमें जो प्रीवियस रेफरेंसेस आ रहे हैं चीजों के, वो शायद अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखें तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको प्रीवियस मेरे लेक्चर्स के तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट की हमने, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ जो ट्राइंगल वगैरह बन रहा है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाए, और हमारे पास फाइनली आर की ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह बिल्कुल सेम मैक्सिमम हाइट के लिए हमने काम किया। मैक्सिमम हाइट मतलब कितना ऊपर जा सकता है। मैक्सिमम हाइट तब अचीव होगी जब हमारा y कॉम्पोनेंट 0 के इक्वल आएगा। तो y कॉम्पोनेंट 0 के इक्वल लिया, t को कैपिटल T के इक्वल सपोज किया हमने, और यहाँ वैल्यूज हमने पुट की इस इक्वेशन में। और सिंपली यहाँ हमने जो इक्वेशन लगाई है ये s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर वाली इक्वेशन है। इसमें हमने वैल्यूज पुट की क्योंकि हमें s ही निकालना है। s मतलब डिस्टेंस, और हाइट भी एक डिस्टेंस ही है, क्योंकि ये सम मैथमेटिकल स्टेप्स। और उसके बाद हमने v नॉट y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, v नॉट साइन थीटा। और फाइनली हमारे पास जो हाइट की रिलेशन आई वो फाइनली कुछ इस तरह बनी। अच्छा, यहाँ जो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हुए हैं जो कि मैं नहीं डिफाइन कर रहा अभी, वो यहाँ जस्ट स्क्वायर जैसे लगा हुआ था तो इन सब पे स्क्वायर लग गया। इस तरह के सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं।
और ये इक्वेशन हमें मैक्सिमम हाइट देती है एक प्रोजेक्टाइल की, कि एक प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट पे जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने मेरी इन प्रीवियस वीडियोस इन लेक्चर्स की देखी होंगी तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें या आपको प्रीवियस वीडियोस ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं, वहाँ आपको लिंक वगैरह सेंड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। पास पेपर्स जो कि ना सिर्फ फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारी वीडियोस वगैरह कंटिन्यूसली अपडेट हो रही हैं और आपको पास पेपर की प्रैक्टिस से काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।